नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्षीय कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की चर्चा हम कर रहे हैं, निबंध विवेचना कर रहे हैं। निबंध संग्रह पुस्तक से पाठ 1 निबंध जो कि आपका है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये जो निबंध है इसके निबंधकार है पंडित बालकृष्ण भट्ट जी। विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने जो महत्वपूर्ण निबंध जो इस निबंध से जो महत्वपूर्ण गद्यांश जो परीक्षा में उपयोगी है उनको हम लेकर के हाजिर हैं। तो विगत वीडियो में हमने इनके 2 गद्यांशों की चर्चा हमने की है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी इस किताब निबंध संग्रह में पाठ 1 जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास ये निबंध है बालकृष्ण भट्ट जी का, इसको हम आगे के महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उनको हमें लेते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इनके महत्वपूर्ण गद्यांशों को अब हम पढ़ते हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण गद्यांश पृष्ठ संख्या प्यारे विद्यार्थियों आपके 33 पृष्ठ पर जो है नीचे अंतरा है वेद हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। यहाँ से जो है आगे प्यारे विद्यार्थियों इसमें वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, ये गद्यांश हम लेंगे। अब पृष्ठ संख्या 33 पर है। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरफ तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज मंत्रों को आगे कर प्राकृतिक पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये गद्यांश है और ये साहित्य जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट जी का ये निबंध है। तो ये पृष्ठ संख्या 33 पर प्यारे विद्यार्थियों आपकी पुस्तक में देख लेना आप। और इसमें मुख्य शब्द है जो आभ्यंतरिक का मतलब भीतर का, आभ्यंतरिक का मतलब भीतर के मन का, और विभ्रम विलास का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों भोग श्रृंगारिक जो हाव भाव है, और कामिनी का अर्थ सुंदर है। बीज सूत्र का मतलब होता है आधारभूत जो सिद्धांत है उससे हैं। तो ये थोड़ा सी कठिन शब्दार्थ हम देख लेते हैं। और अब जो है प्यारे विद्यार्थियों ये गद्यांश हम देखते हैं। वेद जिन पुरुषों के हृदय का विकास था। तो प्यारे विद्यार्थियों वेद जिन पुरुषों के हृदय का विकास था, ये आपको प्रसंग में किस प्रकार से लिखना है। ये जब गद्यांश आएगा तो इसको प्रसंग में आपको किस तरह से लिखना है। इस गद्यांश के भी 3 बिंदु मैंने बताए थे विगत वीडियो में, 3 लिखने हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध से उद्घृत है। ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध शीर्षक से उद्घृत है, शीर्षक निबंध से उद्घृत है। और इसमें भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना है। प्रतिबिंब बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि वैदिक साहित्य में जो वैदिक साहित्य लिखा गया, जो वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया, वैदिक साहित्य में जिन भावों की अभिव्यक्ति हुई है, जिन भावों को बताया गया अभिव्यक्ति हुई है, वो परवर्ती साहित्य यानी बाद के साहित्य यानी वेदों के बाद के जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य में वे भाव नहीं लिखे गए। जो भाव वैदिक साहित्य में थे वे भाव उन ग्रंथों में जो लिखे थे वैदिक ग्रंथ में, वो वैदिक साहित्य के बाद में जो परवर्ती साहित्य था, उनके बाद का साहित्य था, उसमें वैसे भाव नहीं दिखाई पड़े। इसके बारे में यहाँ पर तुलनात्मक एक तरह से अध्ययन एक तुलनात्मक भावों का वर्णन यहाँ पर किया है। बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, कहते हैं कि इससे पहले जो है इसमें लिखा है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको पता है वेद आर्य संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, साहित्य है। वेद आर्य संस्कृति का जो है प्राचीन साहित्य माना जाता है। वेदों में आर्यों की इस
उस समय की जो सभ्यता है, संस्कृति है, आचार विचार है, आचार व्यवहार है आदि का सुंदर प्रतिपादन वो उसमें किया है। वेद है वो आर्यों की संस्कृति का प्राचीन साहित्य है। और वेदों में प्यारे विद्यार्थियों जो आर्यों की उस समय की जो स्थिति थी, उस समय की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उनके आचार विचार है, उनका सुंदर जो मिश्रण है या चित्रण है वो वेदों में किया गया है। वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमने विगत वीडियो में पढ़ा था कि वैदिक साहित्य से अध्ययन से हमें पता चलता है कि उस समय जन समाज कितना अधिक क्या था, उदार था। वैदिक जो साहित्य था उन साहित्यों को अगर पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो पता लगाते हैं, पता चलता है कि उस समय का जो जन समूह था, समाज था, समाज के जो लोग थे वो अत्यंत उदार और सरल स्वभाव का था। यानी जन समाज कैसा था, लोगों के स्वभाव कैसे थे, सरल थे और उदार थे। उनके हृदय में पारस्परिक भेद की जो भावना थी और वर्ग और जाति की जो हीन भावना उनमें नहीं थी। उनमें क्या थी, पारस्परिक, उनके हृदय में कभी भी एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना होती है, वर्ग भावना होती है, वर्ग और जाति जो हीनता होती है वो भाव उनमें नहीं था। किनमें, वैदिक लोगों में, आर्य लोगों में, जो इन ग्रंथों से पता चलता है, वैदिक साहित्य से। इस प्रकार वेद मानव समाज के हृदय के निष्कपट व्यवहार के सूचक है। यानी वेद है वो, वेदों को पढ़ने से हम पता करते हैं कि लोग उस समय कितने निष्कपटी थे। तो निष्कपट व्यवहार के सूचक हैं, मानव समाज के निष्कपट व्यवहार के सूचक है। उनको पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि उस समय के लोग कितने सरल हृदय के थे, निष्कपटी थे। तो निष्कपट व्यवहार के सूचक थे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जी कहते हैं, पंडित लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वैदिक साहित्य में जिन महापुरुषों का, वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति अवनति को की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। ये बात कही है। यानी जो कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज मंत्रों के आगे करके प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छान में दिन रात नहीं डूबे थे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये भाव थोड़ा सा, इसमें गद्यांशों को थोड़ा विस्तार देना थोड़ा कठिन लगता है। तो इसको देखिए, समझिए आप कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। इसमें ये कहा गया है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में जिन महापुरुषों के हृदय का विकास दिखाई देता है, वैदिक साहित्य में जिन महापुरुषों के हृदय का विकास दिखाई देता है, वे लोग अपने परवर्ती जो लेखक हुए हैं मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आंतरिक झगड़ों में नहीं पड़े हुए थे। जैसे मनु और याज्ञवल्क्य के समाज के झगड़ों में, आंतरिक झगड़ों में उन्होंने दखल अंदाजी किया, पड़े हुए थे। लेकिन वैदिक साहित्य के जो महापुरुष थे वो इस प्रकार से समाज के आंतरिक जो झगड़े थे उनमें, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो झगड़े थे उनमें वो नहीं थे। ठीक है ना। तो ये वैदिक साहित्य के जो महापुरुष थे उनके हृदय का विकास दिखाई देता है कि वे लोग वो अपने परवर्ती जो मनु और याज्ञवल्क्य जैसे श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं उनके समान समाज के आंतरिक झगड़ों में ग्रस्त नहीं थे। स्मृतिकारों के सामने समाज कई भागों में बंटा था। स्मृतियाँ लिखी जाई, वेदों के बाद में स्मृतियाँ लिखी गई, उपनिषद लिखे गए। वेद जो समझने में थोड़ा कठिन थे तो उनकी जगह थोड़ा सरल रूप उनका हुआ, वो था क्या, उनका सरल रूप हो गया स्मृतियाँ, उपनिषद। तो स्मृतियों में संख्या बहुत सारी है। भविष्य पुराण में लगभग 18 प्रकार की, इस प्रकार के 36 प्रकार की स्मृतियाँ आती हैं। कई जगह 57 स्मृतियाँ भी हैं, कई जगह 18 स्मृतियाँ भी हैं। ठीक है, तो स्मृतियों की संख्या बहुत सारी हैं। तो स्मृतियाँ क्या है, स्मृति करने योग्य, याद करने योग्य। जैसे हम प्रमुख स्मृतियों में एक नाम आता है मनुस्मृति, मनु के द्वारा लिखी गई स्मृति। तो वो स्मृतियां हैं, वो वेद जो कठिन थे उनको सरल रूप में लोगों को समझाने के लिए लिखी गई, उपनिषद लिखे गए। तो स्मृतिकारों ने सामने, जैसे स्मृतिकारों ने देखा कि समाज कई भागों में बंट चुका है, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर। उस समय धीरे धीरे, वैदिक काल तक तो सब ठीक था, बाद में धीरे धीरे समाज, वर्ण, जाति और धर्म के झगड़े बढ़ने लगे। जातियां बन गई, धर्म, अलग अलग धर्म बन गए। तो इस कारण से समाज को सदाचारी बनाने के लिए मनु और याज्ञवल्क्य ने आदि जो ऋषि थे उन्होंने यम नियमों की व्याख्या की।
ये मनु ने और याज्ञवल्क्य ने समाज को इस प्रकार से सदाचारी बनाने के लिए, इन झगड़ों से दूर हटने के लिए क्या किया, इन्होंने यम नियमों की व्याख्या की। समाज की उन्नति और अवनति के लिए तरह तरह की चिंता करते हुए उन्होंने स्मृति ग्रंथों का निर्माण उनको करना पड़ा। मनु ने याज्ञवल्क्य जी की स्मृतियां हैं, मनु स्मृति है, तो इन्होंने फिर लोगों समाज को उन्नति और अवनति के लिए तरह तरह की चिंता करते हुए उन्होंने स्मृतियां लिखी। परंतु वैदिक समाज में आंतरिक कलह नहीं था। यह कहा जाता है कि वैदिक जो समाज था उस समय बिल्कुल भी आंतरिक कलह नहीं था, लोग प्रेम भाव से रहते थे, कपट इत्यादि उनमें नहीं था। और साथ ही साथ जाति और वर्ण व्यवस्था भी उतनी प्रखर नहीं थी उस समय। वैदिक काल में जाति और वर्ण व्यवस्था इतनी प्रखर नहीं थी, धीरे धीरे जाति वर्ण व्यवस्था बढ़ी, जिसके कारण वे दिन रात चिंतित रह पाते थे, चिंतित रह पाते थे। इसीलिए वैदिक कालीन साहित्य में तत्कालीन समाज के सरल स्वभाव और निष्कपट व्यवहार का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें समाज का सरल स्वभाव और निष्कपट व्यवहार का सुंदर चित्रण वो दिखाई देता है। लेखक आगे कहते हैं कि परवर्ती जो साहित्य था, यानी वैदिक साहित्य के बाद में जो साहित्य लिखा गया, उस परवर्ती साहित्य में सामाजिक जीवन की जो छवि दिखाई देती है उससे पता चलता है, उन सामाजिक जीवन से उससे पता चलता है कि उस समय सामाजिक जो व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक चिंतन का बोलबाला था। उस समय सामाजिक चिंतन का, सामाजिक जीवन में भी धीरे जो आध्यात्मिक जो चिंतन था उसका बोलबाला था। इस कारण से कणाद और कपिल जैसे, कणाद ने वैशेषिक जो दर्शन लिखा था, सठ दर्शन जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें सांख्य दर्शन है या फिर आपके योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है, जिसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं, योग दर्शन के पतंजलि और वैशेषिक के कणाद और मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के प्यारे विद्यार्थियों बादरायण माने जाते हैं और न्याय दर्शन के गौतम है। तो इस प्रकार से ये 60 दर्शन थे। तो इनमें जो कणाद और कपिल मुनि जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने अपने अपने शास्त्रों में, अर्थात उन्होंने शास्त्र कौन कौन से लिखे, जैसे कणाद ने वैशेषिक दर्शन लिखा तो कपिल ने सांख्य दर्शन है वो लिया। तो उन्होंने कणाद और कपिल जैसे दार्शनिकों ने अपने अपने शास्त्रों में या जो वैशेषिक और जो सांख्य दर्शन थे उनमें विभिन्न पदार्थों के तत्वों का चिंतन किया। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि अपने मूलभूत बीज मंत्रों को आगे करते हुए प्राकृतिक पदार्थों के तत्वों की छान में दिन रात डूबे रहते थे। ठीक है। तो उन्होंने प्राकृतिक पदार्थों के जीवन में भी पदार्थों का वो चिंतन किया करते थे। उसके लिए विभिन्न प्रकार के आधारभूत सिद्धांत, जिनको बीज मंत्र कहा है, तो बीज सूत्र जो कहा है, उन बीज सूत्रों यानी आधारभूत सिद्धांतों की उन्होंने रचना करने में रात दिन वो व्यस्त रहे। दिन रात वो आधारभूत सिद्धांतों का जो निर्माण है वो करने लगे। और वैदिक साहित्य में इस तरह का चिंतन नहीं दिखाई देता। वैदिक साहित्य में इस प्रकार का चिंतन नहीं था, क्योंकि वे उस समय सामाजिक जीवन अपनी बाल्य अवस्था में से था, या उस समय वो इतनी अधिक ज़्यादा वहाँ पर विकसित नहीं हो पाया था। उसके पास दार्शनिक तत्वों को समझने की बुद्धि नहीं थी। या उपनिषद साहित्य के बाद में महाकवि कालिदास, भवभूति, ये संस्कृत के कवि हुए हैं, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों ने तो अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल सुंदरियों के श्रृंगार वर्णन में लिखा है कि कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार वे लोग कामिनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मारकर प्रमोद हुए, आनंदित हुए। तो यहाँ पर बताया है कि जो उपनिषद साहित्य था उसके बाद में जो साहित्य लिखा गया, जिनमें महाकवि कालिदास है, भवभूति है, श्रीहर्ष आदि कवियों की जो प्रतिभा थी, उन्होंने केवल अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल सुंदरियों के श्रृंगार वर्ण, श्रृंगारिक हाव भावों में, नायिकाओं के लावण्य में भावों में जो है चित्रण में दिखाया, विलास में चित्रण उनका किया। सौंदर्य विलास में वे डुबकियाँ लगाते रहे, उसी में मस्त रहते। तो इस प्रकार से परवर्ती काव्य में सामाजिक जीवन भोग विलास और श्रृंगारिकता से ओतप्रोत हो गया। ठीक है ना। तो परवर्ती साहित्य में, परवर्ती काव्य में सामाजिक जीवन भोग विलास से युक्त हो गया, श्रृंगारिकता से युक्त हो गया। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक काल के साहित्य में, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक काल के साहित्य में तत्कालीन समाज के आचार विचार, सभ्यता, चिंतन आदि का विकसित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है कि इसमें लेखक ने साहित्य और समाज का पारस्परिक जो संबंध है, प्रतिबिंब है, वो दिखाया है। बड़ी बारीकी से इसका वर्णन किया है। साहित्य और समाज का जो संबंध है वो बड़ी बारीकी से स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
और विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके बताया कि वैदिक काल में सामाजिक हृदय का उतना विकास नहीं हो पाया, यानी लोग बड़े सरल स्वभाव के थे। धीरे धीरे लोगों में वो जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इनका धीरे धीरे सूत्रपात हुआ, लोग झगड़ने लगे, धर्म तरह तरह के धर्म बन गए, जातियाँ बन गई, वर्ण बन गए। लेकिन वैदिक काल तक जो सामाजिक विकास था वो थोड़ा कम था, यानी सामाजिक हृदय का विकास उतना नहीं था जितना कि उत्तरोत्तर होने लगा, यानी बाद में होने लगा। खड़ी बोली के साथ तत्सम, ये और भी क्या लिखना है, खड़ी बोली के साथ इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल शैली है, भाषा शैली सरल है और शैली विवेचनात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देना। अगला हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था, बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। ये देखिए कुटिल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आया है उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था और इसी से उनका साहित्य राजनीति। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है अंतरा आपका गद्यांश है वो पृष्ठ संख्या 34 पर है, जो है 34 पर है। शुरुआत प्रारंभ में 4-5 पंक्तियां छोड़ करके देख लेना। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था और इसी के कारण साहित्य राजनीति की जो कुटिल साहित्य वो राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था और नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह से होता था, किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था, आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव न था। इसीलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपटवर्ती, बनावट और चुनाचुनी के लिए स्थान नहीं था। यानी इसमें प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग में क्या लिखना है, इस अध्यंश में प्रस्तुत अवतरण साहित्य जनसमूह हृदय का विकास शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसे पंडित बालकृष्ण भट्ट जी इसके रचयिता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने भारतीय साहित्य का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक साहित्य में अपने काल की स्थिति का, प्रत्येक साहित्य में उस हरेक जो भी साहित्य लिखा गया उस काल की, उस साहित्य में उस काल की सामाजिक जीवन की विभिन्न दशाओं का सहचित्रण वो दिखाई देता है। ये बात सीधी सीधी समझ में आती है। व्याख्या देखिए इसकी कि उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था। लेखक वैदिक साहित्य का उदाहरण देते हुए इसे विगत बातें बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य का उदाहरण देते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उस काल के यानी वैदिक काल के लोग बड़े सरल स्वभाव के थे। वे प्रत्येक प्राकृतिक तत्व में ईश्वर का दर्शन वो मानते थे, ईश्वर की शक्ति मानते थे। हर एक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ का वो पूजा करते थे, चिंतन करते थे, शक्ति मानते थे, उनकी स्तुति करते थे। उदाहरण के लिए चाहे वो हवा हो, पानी हो, मरुत हो, सूर्य हो आदि को इस प्रकार की स्तुति है। इससे पहले वाली पंक्तियों में है प्यारे विद्यार्थियों ये बातें। तो इस प्रकार से वो सभी की पूजा पाठ या स्तुति वो किया करते थे वैदिक काल के लोग। तो वैदिक कालीन समाज के लोगों ने विभिन्न सूक्तों और मंत्रों की रचना की थी। इस प्रकार से प्राकृतिक पदार्थों की पूजा के लिए, स्तुति के लिए उन्होंने सूक्तों की, मंत्रों की रचना की थी। उस समय उनके सामने प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मधुर था। यानी उस समय का प्राकृतिक वातावरण कैसा था? मधुर था। और वे प्राकृतिक वातावरण को एक ईश्वर की शक्ति मानते थे। और आज की तरह राजनीतिक उस समय आज की तरह राजनीतिक अत्याचारों से ग्रस्त नहीं थे। यानी वैदिक काल है वो आज की तरह जैसे राजनीतिक अत्याचार चारों तरफ है, कुटिलता है, ऐसा उस समय नहीं था। ये बात बताना चाहता है कि आज की तरह उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ नहीं था। यानी उस समय किस समय? वैदिक काल के समय प्राकृतिक वातावरण बड़ा मधुर था, राजनीतिक अत्याचार बिल्कुल नहीं था, राजनीतिक अत्याचार से ग्रस्त नहीं थे। इसी कारण से वैदिक साहित्य में प्रवृत्ति साहित्य की तरह न तो राजनीतिक कुटिल चालों का उल्लेख है, वैदिक साहित्य है, और जो प्रवृत्ति साहित्य, वैदिक साहित्य के बाद में जो साहित्य लिखा गया, तो पर वैदिक साहित्य में जो भाव विचार थे वे शुद्ध थे, अच्छे थे, सरल थे। लेकिन धीरे धीरे उन भावों में राजनीतिक कुटिलता ये आने लग गई। तो वैदिक साहित्य में प्रवृत्ति साहित्य की तरह राजनीतिक कुटिल चालों का उल्लेख जो लिखा हुआ है वैदिक साहित्य में नहीं लिखा हुआ, और न उसमें छल कपटपूर्ण व्यवहार की मलिनता दिखाई देती है। ठीक है, न तो उसमें कोई छल कपट दिखाई देता है। उनका साहित्य राजनीतिक कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। यानी उनकी साहित्य में किसी प्रकार का राजनीतिक, यानी वहाँ के लोग हैं वो राजनीतिक स्थितियाँ बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, मेल मिलाप कर लोग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रवृत्ति जो साहित्य उनसे हमें पता चलता है कि उस समय कितनी धीरे धीरे राजनीतिक कुटिल चालें चलने लगी थी। और
जब आर्य लोग आए थे बाहर से भारत में, तो जब आर्य लोग बाहर से यहाँ नए नए आए थे तो उस समय उनकी समाज रचना एकदम सुव्यवस्थित नहीं थी, भले ही चाहे सुव्यवस्थित नहीं हो। ये लिखा है ना कि आर्यों के नूतन ग्रंथित समाज के संस्थापन में सब तरह से अपूर्णता थी। सही है, पर सबका निर्वाह अच्छी तरह से हो जाता था। आर्य नए नए आए थे भारत में तो उस समय उनकी जो समाज रचना थी वो इतनी ज़्यादा सुव्यवस्थित नहीं थी, फिर भी उनकी कई बातों में अपूर्णता भी थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, निर्वाह करते थे। ठीक है ना। तो उनकी समाज रचना भले ही चाहे अव्यवस्थित हो, लेकिन फिर भी उनके जीवन यापन बहुत अच्छा होता था उनका। उनमें नवागत आर्यों के हृदय में अत्यंत निष्कपट था, कोई कपट नहीं था, उदार और पवित्र भावना से भरे हुए थे। इसीलिए सामाजिक जीवन अव्यवस्थित होने पर भी उनका जीवन क्या था, सरल था। जीवन निर्वाह आराम से हो सकता था, जीवन यापन सरलता से हो जाता था उनका। किनका? आर्यों का। और इसी कारण से वैदिक साहित्य में ऐसी किसी घटना या समस्या का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि वैदिक साहित्य में इस प्रकार की कोई भी चीज़ है वो नहीं हुई। सब लोग उस समय किसी प्रकार की अस्वस्थता या सामाजिक विघटन की स्थिति उस समय नहीं थी। वैदिक काल में सामाजिक विघटन की स्थितियां नहीं थी, सब समाज सुदृढ़ था, आनंद से रहते थे। ये बात इसमें बताई है। वैदिक साहित्य से परवर्ती साहित्य की तुलना करते हुए लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वैदिक काल में आर्यों का समाज विकास प्रारंभिक दशा में था। ठीक है ना। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का स्वास्थ्य नहीं था, आपस में एक दूसरे सब लोग अब का सा जो बनावट कुटिल बर्ताव नहीं था, जो आज की तरह हम एक दूसरे के साथ में कुटिल बर्ताव रखते हैं, कुटिल व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार, धोखेबाजी का व्यवहार उस समय नहीं था। तो वैदिक साहित्य में परवर्ती साहित्य की तुलना करते हुए लेखक कहते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का समाज विकास प्रारंभिक दशा में था। उनके सामाजिक जीवन में एक दूसरे के साथ बनावटी व्यवहार नहीं था, जो अब चल रहा है। परंतु परवर्ती साहित्य के पढ़ने पर हमें पता चलता है कि, यानी वैदिक साहित्य के बाद के जो साहित्य उनको पढ़ने से पता चलता है कि सामाजिक जीवन में परस्पर विभेद होने लगा, वैमनस्यता, बनावटीपन, व्यवहार की अधिकता धीरे धीरे होने लगी, सब लोग चालाक बनने लगे धीरे धीरे। ये सब कब पता कैसे चलता है? परवर्ती साहित्य से पढ़ने से पता चलता है कि धीरे धीरे समाज में विभेद होने लगा, जाति प्रथा, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर ऐसे लोग कुटिलता व्यवहार वो होने लगा। लोगों की पारस्परिक व्यवहार अत्यंत कुटिल हो गया। सामाजिक जीवन इस विशेषता के कारण वैदिक साहित्य में भी उन्हीं बातों का समावेश दिखाई देता है जो उस समय समाज में प्रचलित था। यानी सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो जो परवर्ती साहित्य है उसमें हमें कोई भी साहित्य ऊपर देखेंगे तो सामाजिक जीवन भी उसमें दिखाई देगा। और फलस्वरूप बात करें वेदों में कृत्रिम भक्ति, बनावटी मित्रता, कपट का आचरण, स्वभाव, बिल्कुल भी कोरा दिखावा आदि बातों का चित्रण नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे लोग वो थे ही नहीं उस समय। वैदिक काल में ऐसे लोग नहीं थे। परवर्ती काल में आने से परवर्ती साहित्य पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय लोग धीरे धीरे कपट का व्यवहार करने लगे। ये बात है। तो ये बताया है कि वेदों में कृत्रिम भक्ति, बनावटी मित्रता, कपट का आचरण, स्वार्थ की प्रवृत्ति, कोरा दिखावा आदि बातों का चित्रण नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय के समाज के लोग इन चीज़ों से इन बातों का सर्वथा अभाव था, वह चीज़ें नहीं जानते थे, कपट का व्यवहार वो करना नहीं जानते थे। वैदिक काल के लोग बड़े सरल मन के थे, देव स्वरूप थे, एक तरह से यूँ कह सकते हैं। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लेखक ने वैदिक साहित्य और परवर्ती साहित्य की तुलना करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रत्येक साहित्य में तत्कालीन जो समाज के आचार विचार आदि का चित्रण सहज रूप में दिखाई देता है, इसीलिए वह साहित्य तत्कालीन समाज का दर्पण कहलाता है। और क्या लिख सकते हैं? भाषा सरल और सुबोध है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया, ये भी लिख सकते हैं। और शैली विवेचनात्मक है, वाक्य योजना अत्यधिक सुगठित है, लेखक का व्यक्तित्व दिखाई देता है। इस तरह से बातें आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे। एक और है, देखिए 5वां, इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन में अध्ययन करते ये जो पद्यांश है, ये गद्यांश है वो पढ़ेंगे। ये पद है आपका 34 नंबर पृष्ठ पर ही है। ठीक है, बड़ा वाला पद है, उसके बाद में ये नीचे है, देख लेना आप। तो इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते हुए आर्यों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए वे सब एक प्रकार से एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए और अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो
चल विचल हो, सामाजिक नियमों को उसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसलिए स्मृति साहित्य का जन्म हुआ, स्मृतियाँ लिखी गई। तो इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते ये जो पद है, ये प्यारे विद्यार्थी गद्यांश हम देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। साहित्य जन समूह हृदय का विकास निबंध शीर्षक से है। और इसमें लेखक ने आर्य जो जाति थी, आर्य जाति जो भारत में आई थी, तो आर्यों के सामाजिक जीवन और उनके साहित्य में जो भाव व्यक्त हुए हैं उनको उदाहरण सहित विवेचना यहाँ पर की है। वैदिक साहित्य में प्यारे विद्यार्थी, वैदिक साहित्य के जो प्रवर्ती सामाजिक जीवन था, वैदिक साहित्य के बाद का जो सामाजिक जीवन था, उसके विकास क्रम को स्पष्ट करते हुए लेखक कह रहे हैं कि जब आर्य लोग निरंतर प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते रहे, प्राकृतिक पदार्थों की पूजा करते रहे, स्तुति करते थे, वे लोग उन्हें विभिन्न पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता का अलग अलग जो रूप है वो आभास होने लगता था। यानी आर्य लोग है वो प्राकृतिक चीज़ों, चाहे वो पानी हो, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मरुत, सभी सूर्य, सभी को वो ईश्वर माँ का स्वरूप मानते थे, प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर का स्वरूप मानते थे, ईश्वरीय शक्ति मानते थे आर्य लोग। तो इस प्रकार से उसमें ईश्वरीय सत्ता का अलग अलग आभास होने लगा। इस तरह की चिंतनशीलता के कारण उनके हृदय में ईश्वर के प्रति जो जो भाव व्यक्त हुए उन्हीं को उन्होंने लिखित रूप में अभिव्यक्त किया। जो जो ईश्वर प्राकृतिक पदार्थों को देखते थे ईश्वर का आभास होने हुआ, तो उनको जैसा आभास हुआ वो उनको उन्होंने लिखित रूप में अभिव्यक्त किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से। आज वहीं लिखित साहित्य उपनिषद के नाम से पुकार, जो आर्यों ने लिखा वो आज हम उपनिषद के नाम से पुकारते हैं। इस तरह से उपनिषद साहित्य के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और इस तरह से उपनिषद साहित्य में तत्कालीन समाज की चिंतनशीलता और बौद्धिक विकास की प्रखरता के दर्शन होते हैं। उपनिषदों में समाज की चिंतनशीलता और बौद्धिक विकास की प्रखरता के दर्शन हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में इस तरह के चिंतन का अभाव दिखाई देता है। प्रारंभिक अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो उस समय यह चिंतन कम दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे आर्यों के बाद में जो उपनिषदों का निर्माण हुआ तब ये चिंतन ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सामाजिक जीवन में सरलता थी, वे तत्व चिंतन आदि की ओर ज़्यादा झुके नहीं थे क्योंकि सरल जीवन था उनका। लेकिन उपनिषद साहित्य के बाद जब उन्हीं आर्यों के रिवाजों में अनेकता आने लगी, उपनिषद साहित्य लिखा जरूर गया लेकिन धीरे धीरे उनमें भी रीति रिवाजों में अनेकता आने लगी, विभिन्नता आने लगी, जो उन्हें सबको एकता के सूत्र में बांधना उनको जरूरी हो गया, सब बिखरने लगे। तो उस समय ऋषियों ने सामाजिक जीवन को क्या किया, अपने अपने गुण कर्म के अनुसार बांधने के लिए वर्ण के अनुसार, गुण के अनुसार, जाति के अनुसार, आचार विचार आदि के लिए अनेक नियमों को अच्छी तरह से स्पष्ट किया इन ऋषियों ने। और इससे जिन ग्रंथों की रचना की गई उनको स्मृति साहित्य कहा जाता है, जिससे जाति जो विघटित हो रही थी, वर्ण व्यवस्था खराब हो रही थी, उसको एकत्रित करने के लिए जो है स्मृतियाँ लिखी जाने लगी, तो स्मृति साहित्य के रूप में मान्यता मिली। और इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज के ऐसे नियम भी बनाए गए प्यारे विद्यार्थियों, जिनसे न तो कोई समाज को हानि हो और न व्यक्ति अपने आचरण से गिरे। यानी स्मृतियों में इस प्रकार के नियम बना दिए कि न तो उससे एक समाज को हानि हो और न ही व्यक्ति अपने आचरण से गिरे। तो इस प्रकार से सारा सामाजिक जीवन नियमित ढंग से चलता रहे, इस प्रकार से वो उनकी सोच थी स्मृतिकारों की। लेखक का यहाँ पर कहना है कि उपनिषद जो साहित्य था उसमें सामाजिक जीवन का बौद्धिक विकास अत्यधिक प्रखर हो गया था, परंतु स्मृति काल में यानी स्मृतियाँ जब लिखी गई तो स्मृति काल में समाज में अनेकता आ गई, विभिन्न प्रकार की रीति नीतियाँ हो गई, आचार विचार, आचार व्यवहार, परंपराएं, समाज जिससे कमज़ोर पड़ने लगा, उन्हें नियंत्रित करने के लिए फिर स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ। और इस तरह से उस काल में यानी स्मृतियों के काल में साहित्य में भी जीवन, सामाजिक जीवन की स्पष्ट झांकी हुई दिखाई देती है। यानी कोई भी काल का साहित्य आप ले लो तो उस साहित्य को पढ़ने से उस काल की सामाजिक स्थिति का पता हम कर सकते हैं, वो झांकी दिखाई देती है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, लेखक ने यहाँ पर मुख्य रूप से स्पष्ट किया है कि ज्यों ज्यों आर्यों ने सामाजिक जीवन का विकास होता गया वैसे वैसे उसके साहित्य में भी चित्रण में भावाभिव्यक्ति होती गई। अवतरण की भाषा सरल है, सहज है, तत्सम शब्दावली से युक्त है, शैली विवेचनात्मक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का ये साहित्य जन समूह के हृदय का विकास निबंध के 3 गद्यांशों को हमने आज लिया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष 3 पॉइंट से इसको लिखना है। तो आज हम इनको पढ़ करके देखा, समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आगे के इस गद्यांश ये जो पाठ है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, उनके आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के, ये गद्यांशों को व्याख्या को लेकर के, तब तक के लिए इनको पढ़िए, चैनल को नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।